अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम प्यारे बेटे। सर आई थिंक कि मुझे काफ़ी बच्चों से नहीं पता कि क्लास की टाइमिंग चेंज हो गई। अच्छा बच्चों, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम और आप तमाम लोगों को रमज़ान मुबारक हो। वालेकुम अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू बेटा। और इस लेक्चर इस दुआ से स्टार्ट करते हैं। अल्लाह ताला इस बाबरकत महीने के सदके हम सबको, हमारी फैमिलीज़ को, हमारे प्यारे पाकिस्तान को, इंसानियत को इस मौजी वबा और मर्ज से महफूज रखे जी। आमीन सुम्मा आमीन। आमीन सर। अच्छा डियर स्टूडेंट, इससे पहले कि हम नया चैप्टर स्टार्ट करें तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द रीकैप ऑफ द फर्स्ट 3 चैप्टर्स, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, और फिर उसको लिंक करेंगे टू चैप्टर नंबर कमिंग चैप्टर नंबर 4। तो जब तक मैं अटेंडी आपको मार्क कर रहा हूँ तो मुझे क्या चाहिए आपसे कि जस्ट ओवरऑल थीम ऑफ चैप्टर नंबर 1, chapter number 2, chapter number 3 के साथ according to me this could be the possible theme and summary of chapter number 1, or same in case of 2 and 3, just to link first 3 chapters to coming chapter number 4। अब हम सप्लाई चेन को एक्चुअली अप्लाई करने जा रहे हैं। हाँ जी, कोई एक्सप्लेन करना चाहिए अभी? यू आर वेलकम। Yes, sir, according to me, I have learned this could be the possible summary of a chapter number 1। मतलब जितनी ज़्यादा आपकी पार्टिसिपेशन होगी उतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी अबाउट सप्लाई चेन मैनेजमेंट। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी पार्टिसिपेशन बड़ी मैटर करेगी फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट। हाँ जी, मिस आयशा कुछ बात करना चाहती हैं? हाँ जी आयशा, क्या बात करेंगे जी? चैप्टर नंबर 1 क्या है जी? नहीं सर, वो गलती से माइक ऑन हो गया था। तो बेटा कभी बंदा इंटेंशनली भी करता है ना, ठीक है, आपको माफ़ किया, आप क्या याद करेंगे, लेकिन व्हाट इज़ द चैप्टर नंबर 1? पार्टिसिपेट तो करना चाहिए ना। कि सर अकॉर्डिंग टू मी दिस कुड बी द ओवरऑल समरी ऑफ चैप्टर नंबर 1, दैट इज़ माय लर्निंग। देखिए, खामोशी भी इबादत है और ये करनी चाहिए, लेकिन राइट टाइम पर, ठीक है जी। और सर हम लोगों ने चैप्टर 1 के अंदर पढ़ा था कि बेसिकली सप्लाई चेन होता क्या है। राइट, वेल डन। इस होते को थोड़ा सा फर्दर हम एलैबोरेट कर सकते हैं कि सर इन चैप्टर नंबर 1 वी लर्न these elements, these definitions, these parameters in chapter number 1। सर क्या सप्लाई चेन को आप कह रहे हैं कि मतलब मैं इलैबोरेट करूं? हाँ, थोड़ा सा चैप्टर 1 को वो नहीं, ये मैं उसमें हम लोगों ने उसका पूरा प्रोसेस पढ़ा था कि सप्लाई चेन बेसिकली होता क्या है। तो सप्लाई चेन में हमने ये पढ़ा था
कि जब मतलब एक पूरा प्रोसेस होता है कि इन्वेंट्री से लेके आपकी कंपनी में कौन कौन से प्रोसेसेस होके गुजर रहे हैं और फिर आपका एक प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, वेल डन बेटा। और सर इसके अलावा हम लोगों ने डिफरेंट टाइप के टाइप्स पढ़े थे सप्लायर्स की। और सर इसमें आपने हमें क्लास में एक एक्टिविटी करवाई थी। इसके अलावा सर आपने सप्लाई चेन मैनेजमेंट प्लानिंग में हमें कुछ मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बताई थी, जिसमें डिफरेंट टाइप के कुछ साइकिल्स थे, लाइक कस्टमर ऑर्डर साइकिल था और रिप्लेसमेंट था और मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसीजर साइकिल था। डिफरेंट टाइप के साइकिल सर हम लोगों ने डिस्कस किए थे। ठीक है, वेल डन। तो मैं बताऊं सप्लाई ऐसे चैप्टर 1 में हमने सर आदिल जी हाँ जी बेटा, बोले आदिल सर। चैप्टर 1 में सर हमने सप्लाई चेन स्ट्रेटजी का पढ़ा था। फिर हमने ये पढ़ा था कि सप्लाई चेन फ्लेक्सिबल होता है। फिर वो वी लर्न प्रोसेस व्यू ऑफ सप्लाई चेन। हेलो सर। हाँ जी फैसल साहब। सर हमने सप्लाई चेन के गोल पढ़े थे कि जो सप्लाई चेन डिसीजन फेसेस देखे थे हमने, सिग्निफिकेंस ऑफ ईच वन जो थे। हमने साइकिल पुश पुल व्यूज देखे थे उसके। और उसके बाद जो हमने डिसीजन एड्रेस की थी और जो था मतलब कि क्रिटिकल सक्सेस इन वर्क प्लेस जो एम्प्लॉय का था आइडेंटिफिकेशन, वो हमने सीखा था मतलब कि फर्स्ट। एक्सीलेंट बच्चों, जिन्होंने एक्सप्लेन किया, राइट है। हाँ जी फैसल साहब कि व्हाट वी लर्नड इन चैप्टर नंबर 1 कि व्हाट इज़ अ सप्लाई चेन एंड व्हाट आर द पॉसिबल स्टेजेस इन अ सप्लाई चेन एंड व्हाट इज़ द रोल ऑफ ईच एंड एवरी स्टेज इन अ सप्लाई चेन, ये इस पर हमने बात की थी। and we also learned different kind of marketing strategies like pull push, और हमने in detail discuss किया कि what does mean pull and what does mean push and where we may use pull, where we may use push and where we may use the blend of these two push and the pull strategies. फिर हमने we have learned different kind of cycles. So the first cycle is known as a customer order cycle, and it happens when there is a interface between the customer and the retailer. And the next cycle name is known as the replenishment cycle, the next one is known as the manufacturing cycle, and the next one is known as a supplier. ये हमारे पास पॉसिबल साइकिल्स थे। और फिर हमने पढ़ा था कि मैक्रो डिसीजंस कौन कौन से होती हैं, स्ट्रेटजीज कौन कौन से हमारे पास होती हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 1। नो वी मूव टू चैप्टर नंबर 2। हाँ जी, चैप्टर नंबर 2 में आपने क्या सीखा जी? हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, आपकी सहूलत के लिए मैं उसका नाम बता देता हूँ। हाँ जी हीरा, ये सेरा कुछ बात करना। चैप्टर 2 में सर हमने स्ट्रेटेजिक फिट अचीव करने के 3 स्टेप्स पढ़े थे जो मेन थे। पहला था कि हमें कस्टमर को अंडरस्टैंड करना चाहिए और सप्लाई चेन की अनसर्टिनिटी। इसमें फर्दर हमने 2 चीज़ें पढ़ी थी, डिमांड अनसर्टिनिटी का और इम्प्लाइड डिमांड का। डिमांड अनसर्टिनिटी होती है कि एक डिमांड प्रोडक्ट की हुई है और उसकी वजह से अनसर्टिनिटी आ गई, जैसे अब सैनिटाइज़र, फेस मास्क वगैरह। और इम्प्लाइड में होता है कि सर सप्लाई चेन की वजह से ऑर्डर या डिमांड जो है वो लेट हो जाए। फिर सर इसमें हमने पढ़ा था सप्लाई चेन की कैपेबिलिटीज़ का। उसमें सर एफिशिएंसी होनी चाहिए, यानी कॉस्ट, लोअरिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिवनेस होनी चाहिए। सर इसमें फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। और सर फिर हमें इसमें ब्लू नाइल और जेल्स की आपने एग्जांपल दी थी कि जैसे ब्लू नाइल जो है वो डायमंड रिटेलर ऑनलाइन है और जेल्स की आउटलेट्स हैं। फिर हमने सप्लाई चेन के लीवर्स पढ़े थे। 5 बेसिक लीवर्स होते हैं, कैपेसिटी, इन्वेंट्री, टाइम, इंफॉर्मेशन एंड प्राइस। एक्सीलेंट हीरा बेटा, वेल डन बेटा जी। तो टाइटल क्या था, बेसिक थीम क्या था चैप्टर 2 का कि हाउ कैन वी अचीव अ स्ट्रेटेजिक फिट। सो टू अचीव दिस फिट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड familiar the competitive strategy of an organization. So generally there are 3 kind of strategies. Number 1 is known as a quality or either uniqueness or differentiation. The next competitive parameter is known as cost or the price leadership, and the third and the next one is known as time, responsiveness, flexibility, reliability of a supply chain. अब ऑब्जेक्टिव क्या था कि competitive strategy should be aligned, coordinate with the supply chain strategy. If there is a complete alignment between these two strategies,
then we can easily achieve a strategic fit. ये बच्चों ये ऑब्जेक्टिव था किसका, चैप्टर नंबर मैं बात कर रहा हूँ 2 की, कि हम कैसे अचीव करेंगे स्ट्रेटेजिक फिट। अभी हीरा ने जो डिटेल से आपको एक्सप्लेन किया और मैंने सिर्फ इसमें वैल्यू एडिशन ये की कि वो कैसे अचीव करेंगे। तो वी शुड फैमिलियर विद द कंपैटिटिव स्ट्रेटजी एज वेल एज द स्ट्रेटजीज ऑफ अ सप्लाई चेन। अब आते हैं चैप्टर नंबर 3, अभी आपने कंप्लीट किया और ये चैप्टर नंबर क्या था, कौन बताएगा कि चैप्टर नंबर 3 में आपने क्या किया। फिर मैं मूव करता हूँ कमिंग चैप्टर 4 की तरफ। सर चैप्टर नंबर 3 में सर हमने फाइनेंशियल मेजर्स ऑफ परफॉर्मेंस के पैरामीटर्स को स्टडी किया था। ठीक है जी, वेल डन। उसके बाद सर हमने लॉजिस्टिक सप्लाई चेन के जो ड्राइवर्स थे उसके काइंड्स वो हमने स्टडी की थी, जो कि लॉजिस्टिकल है, क्रॉस फंक्शनल है। और लॉजिस्टिकल में सर फर्दर 3 हैं, फैसिलिटीज, इन्वेंट्री, ट्रांसपोर्टेशन। और क्रॉस फंक्शनल में 3 मोर फर्दर है, इंफॉर्मेशन, सोर्सिंग एंड प्राइसिंग। मोर ओवर सर आपने गुडविल का बताया था कि इट अराइजेस व्हेन अ कंपनी एक्वायर्स अनदर कंपनी। वेल डन, सही है, एक्सीलेंट बेटा। बात सर सर हम लोगों ने आपने फोरकास्टिंग भी पढ़ा। 1v1, हाँ जी अब्दुल मकीद, आप कंप्लीट कर लें, फिर आयशा की टर्न आती है अगर आयशा कुछ जी इसमें जी सर। पार्टिसिपेट। उसके बाद सर आपने इन्वेंट्री का भी बताया था कि इन्वेंट्री की 3 टाइप्स होती हैं, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश्ड गुड्स। उसके बाद सर आपने ऐसे एग्जांपल अमेज़न की भी दी थी। और सर डेडिकेटेड फैसिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी फैसिलिटी, इनका भी डिफरेंस आपने बताया था। इस सारे सर चैप्टर में हमने यही पढ़ा था। ठीक है, हाँ जी मिस आयशा, आपको ऐड करना चाहें या कोई और स्टूडेंट ऐड करना चाहें लर्निंग अबाउट चैप्टर नंबर 3। चैप्टर 3 का हम लोगों ने फोरकास्टिंग होराइजन ये भी पढ़ा था। ठीक है बेटा जी, वेल डन। Okay, what does mean forecasting? How can we do a forecasting? The techniques of a forecasting, right answer है जी। और इसके अलावा कोई ऐड करना चाहें तो हम सर मूव इसमें कर। के बाद हमने ट्रांसपोर्टेशन का भी पढ़ा था। इनबाउंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपने बताया था और आउटबाउंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ठीक है जी, वेल डन। इनबाउंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सर होती है व्हेन ट्रांसपोर्ट मूविंग टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, और आउटबाउंड होती है जब व्हेन ट्रांसपोर्ट मूविंग आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी, अब्दुल मुकीद साहब एक्सीलेंट बेटा, राइट आंसर है। अभी हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं चैप्टर नंबर 4 एंड इट्स टाइटल इज डिजाइनिंग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स। This is the first part of a name of a chapter 4 and the second half name is applications to omni-channel retailing. So it has 2 parts. The first part we are going to done the first part of a chapter, that is distribution networks. तो सबसे पहले हम we are going to learn what does mean distribution. जब तक मैं डिस्ट्रीब्यूशन आपको एक्सप्लेन करूँगा उतनी देर आप अपने पॉसिबल डेफिनेशन आप सोचेंगे और मीनवाइल मैं आपके अटेंडेंस मार्क कर रहा हूँ। तो अटेंडेंस के बाद अगर कोई भी डेफिनेशन आप जिसको भी पॉसिबल डेफिनेशन ऑफ आर डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू मी। तो फर्स्ट नेम है अटेंडेंस के लिए रबी मसूद, रबी। उसके बाद नेक्स्ट है मेरे पास है आमना सुल्तान, आमना के बाद है रूमा तारिक, सर आमना प्रेजेंट। आमना बेटा मैंने आपको प्रेजेंट मार्क कर दिया। नेक्स्ट है रूमा, रजीउल्लाह का कोई मैसेज आ गया प्रेजेंट है। अच्छा जी, रूमा के बाद नेक्स्ट मेरे पास है शमसा, अभी बात हो रही थी शमसा अरूज। यस सर प्रेजेंट। और शमसा के बाद है जी मेरे पास नाम है जैनुल आबदीन। प्रेजेंट सर। अच्छा, जैन के बाद है हमारे पास आयशा जवेद, आयशा भी बात कर रही थी। प्रेजेंट। और आयशा के बाद अहमद सियाम, अहमद सियाम। प्रेजेंट सर। अहमद आसिफ, अहमद आसिफ के बाद है आनसा अरशद, प्रेजेंट। सुभान अहमद, प्रेजेंट। अरीबा शफीक,
प्रेजेंट सर। मोहम्मद फैजान फैसल। नेक्स्ट है जी इज़ा शेख प्रेजेंट सर इज़ा शेख। और हीरा अतीक, हिरा अतीक प्रेजेंट सर। समीउल्लाह, समीउल्लाह प्रेजेंट सर। आदल खलील, सर आदिल खलील प्रेजेंट सर। अहमद जमशेद, अहमद जमशेद। उसके बाद राना हमजा सैफ, राना साहब के बाद है सर अहमद मोहम्मद जमशेद उसामा प्रेजेंट सर। अहमद जमशेद बेटा मैंने प्रेजेंट मार्क कर दिया। उसामा इजाज, ज़ुबैर जाफ़र, उसके बाद ज़ुबैर जाफ़र है, प्रेजेंट सर। ज़ुबैर के बाद अरसलान साहिब, अरसलान के बाद राजा जुरैज़ अहमद खान, प्रेजेंट सर। अहमद रफ़ीज़, रफ़ीज़ के बाद है हायदा जावेद, जहांज़ेब खान, जहांज़ेब खान प्रेजेंट सर। ठीक है बेटा, आप अनम्यूट कर दें जहांज़ेब खान। यस सर, अनम्यूट है सर। जहांज़ेब खान प्रेजेंट। ठीक हो गया। जहांज़ेब के बाद मेरे पास फैसल शफीक है जी, हुसाम अहमद, प्रेजेंट सर। उमैर अली, उमैर अली के बाद है नासिर जावेद, ज़ई मुनव्वर, ज़ई मुनव्वर प्रेजेंट सर। तैयब, उसके बाद है शहरयार जावेद चौधरी साहब, एहसन अली, उमैर अली प्रेजेंट सर। मैंने प्रेजेंट मार्क कर दिया जी। उसके बाद है जी एहसन अली, हमजा नईम, प्रेजेंट सर। Who is present प्रेजेंट। बेटा? Who is present? हमजा नहीं प्रेजेंट। ठीक है जी। अहमतर के बाद असद रहमान, प्रेजेंट सर। उमर सज्जाद, प्रेजेंट सर। अब्दुल मकीद का मैसेज आ गया जी। काशिफ हुसैन, यस सर काशिफ हुसैन प्रेजेंट। फारूक जमील, फारूक जमील प्रेजेंट सर। अहमद फरहान प्रेजेंट सर। और आतिका अरशद या आतिका अरशद प्रेजेंट सर आपका। और अम्मार अली। अम्मार के बाद है जी अली अहमद सुबहानी साहब। यस सर, अली अहमद प्रेजेंट। ठीक है बेटा जी। सर अरसलान जाहिद सर प्रेजेंट। असलान जाहिद बेटा, ठीक है बेटा। सर फैसल शफीक प्रेजेंट। अच्छा जी, कुछ लोगों ने अभी ज्वाइन किया। राना साहब है उनमें। एक्सक्यूज मी नहीं, सर। राना साहब के उमैर अली ने भी ज्वाइन किया अभी, और अतर ने भी अभी ज्वाइन किया थे। सर जी। सर उमैर अली प्रेजेंट। बेटा मैर लगा दी जा रहा बात। सर राना हमजा एक्सक्यूज मी सर। सर। हाँ जी बेटा। सर वो शहरियार जावेद चौधरी प्रेजेंट है, उसका अनम्यूट नहीं हो रहा माइक। ठीक है बेटा। वो कह रहा मैं अभी थोड़ी देर में आपको मैसेज कर देता हूँ। ठीक है सही, मेरा आप मैसेज पहुंच गया बेटा। थैंक यू सर। सर राना हमजा सैफ प्रेजेंट। सर मोहम्मद अतहर। मोहम्मद अतर को मैंने प्रेजेंट मार्क कर दिया बेटा। थैंक यू सर चौधरी को अहमद भी तरफीज को भी कर दीजिएगा। अतर हफीज बेटा आपको भी कर सकते हैं। थैंक यू सर। सर राना हमजा प्रेजेंट।
राना हमजा मैंने आपको प्रेजेंट कर दिए हैं। जी और बाकी एंड ऑफ आ लेक्चर फिर कर लेंगे बिफोर द एंड अगर कोई रह भी गया तो। अच्छा बच्चे मैं पूछ रहा था कि व्हाट कुड बी द पॉसिबल डेफिनेशन ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ जी कौन बताएगा जी डिस्ट्रीब्यूशन? सर मैं बता दूं। हाँ जी बेटा। Sir, distribution is a process of making a product or services available for the consumer or business user who needs it. ठीक है जी, वेल डन आदल साहब। मतलब बच्चों मैंने हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ कि कॉपी पेंसिल आपके पास होनी चाहिए और आप पॉसिबल डेफिनेशन सुन भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, अप टू यू। What does mean distribution? Distribution is no, we are moving a product from source of consumption to source of from source of origin to source of consumption. That is known as a distribution. Mean how the product we are going to supply to end user, end customer, and the product will be start from the supply stage and move to end of a supply chain, mean end user, consumer of a product in a supply chain. So once again I'm going to repeat the definition of a distribution. What does mean distribution? The steps taken to move and store a product from the supply stage to our customer stage in the supply chain. So this is known as a distribution. So what does mean distribution? Once again in a simple words, movement of a product from the supply stage to customer stage. आप कितनी पॉसिबल स्टेजेस हैं इन द सप्लाई चेन ऑलरेडी हम फेमिलियर हैं फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 और अब हमने एक्चुअल अप्लाई करने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू अप्लाई द सप्लाई चेन। अभी जो हमने चैप्टर नंबर 1 का रिकैप लिया है, चैप्टर नंबर 2 और 3, ये तीनों चैप्टर्स को वी आर गोइंग टू अप्लाई इन चैप्टर नंबर 4। सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट ड्राइवर ऑफ आ सप्लाई चेन में डिस्ट्रीब्यूशन। लो बच्चों सबसे पहले काम किया है, here is the possible objectives of this chapter. The first objective is we are going to identify how many factors would affect the performance of our distribution network. सबसे पहले तो हम we are going to identify, we are going to list down the possible factors that may affect distribution networks. उसके बाद हम क्या करेंगे, जब हम कोई भी नेटवर्क डिज़ाइन करेंगे फॉर द सेक ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन, तो हम क्या करते हैं, वी ऑलवेज डू measure its performance by the help of a possible strength and the weaknesses of a different kind of a distribution option. इसकी पॉसिबल हमारे पास क्या क्या चीज़ें स्ट्रेंथ हो सकती हैं, वीकनेसेस हो सकती हैं, इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और एक और थर्ड एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, द सेकंड नेम ऑफ द सेकंड हाफ ऑफ चैप्टर नंबर 4, and maybe some of you may familiar this word omni channel network है। ये जो omni channel हमारे पास है, तो कितने लोग इससे familiar है वर्ड omni से? omni channel, अदरवाइज हम डिटेल से डिस्कस करने जा रहे हैं, हम इसको डिस्कस करेंगे। So बच्चों here is the definition of a distribution. So what is the definition of a distribution is all the steps and how can we move and store a product from supply stage to end user and consumer along the supply chain. So that is very important driver and that will affect the overall surplus of our supply chain. और हम देखेंगे कि हम supply chain surplus को how can we increase by increasing the value of a customer and by decreasing the supply chain cost. और हम ये भी लर्न करेंगे कि what does mean value, customer value होती क्या है। तो who has the right to define the customer value? Only the customer has the right to define कि what does mean value according to specific customer, according to him. उसके बाद हम देखेंगे कि how can we measure the performance of supply chain. So generally that we have learned from chapter number 2. So there are two parameters. By the help of these two parameters we can easily evaluate the
performance of our supply chain. Number one, at the base of our cost. Number two, at the base of our responsiveness. So there are two parameters. By the help of these two, we can easily measure the performance of each and every supply chain. मतलब बच्चों ये जो स्लाइड आपके पास है 4 है, तो जैसे हम बिफोर मेजरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, ईच एंड एवरी concept, each and every theory, we have defined its dimension parameter. So there are two dimension, there are two parameters. On the basis of these two, we are going to measure the performance of our distribution network. The first one is known as a value provided to the customer. ये पहला पैरामीटर है जिसकी बेस पर हम डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे, उसको वैल्यूएट करेंगे, उसको असेस करेंगे। और सेकंड क्या है, द कॉस्ट ऑफ मीटिंग कस्टमर नीड्स। पहले वाला आपके पास क्या है कि व्हाट आर द कस्टमर रिक्वायरमेंट। We are going to make a list of the customer requirement, customer preferences about a distribution network. और second one हम देखेंगे कि what would be the cost of meeting these parameters, preferences defined by the customer. So these are two parameters to measure the performance of each and every distribution network along the supply chain. तो जनरली बच्चों जब भी हम सप्लाई चेन की बात करते हैं, लेट्स से अगर लेमैन के लिए अगर मैं एक आप ऑर्गेनाइजेशन का नाम बोलूँ, चैप्टर 1 से हमने सीखते आ रहे हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर पॉसिबल स्ट्रेटजीज। अगर मैं 7-Eleven जापान की बात करूँ तो कौन मेरे साथ शेयर करेगा व्हाट वुड बी द पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ऑफ अ 7-Eleven ऑफ अ जापान? उसके अंदर क्या एट्रीब्यूट्स होने चाहिए 7-Eleven की बात करूँ? हाँ जी बच्चों, आपको मेरी आवाज़ आ रही है अभी? अभी रोज़ा सब ने रखा है यार, आपने अकेला थोड़ा रोज़ा रखा, मैंने भी आपके साथ ही रखा है, लेकिन आपने शेयर भी तो करना है। सर जो 7-Eleven है ये जापानीज स्टोर है, इनकी टारगेट मार्केट में बेसिकली क्वालिटी और वैरायटी आती है। ठीक है हीरा बेटा, ठीक है भाई। अभी हीरा ने ऐड किया है कि हम एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं कि 7-Eleven, द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ऑफ 7-Eleven would be highly responsive with the reasonable cost. So these could be the possible attribute of a 7-Eleven Japan distribution network. तो वो क्या अभी हमने मेयर किया है कि परफॉर्मेंस कैसे मेयर करेंगे सप्लाई चेन को एट द बेसिस ऑफ आर रिस्पॉन्सिवनेस। अभी चैप्टर 2 की बात की है, 3 में भी डिस्कस कर चुके हैं। और दूसरा है एफिशिएंसी। कितने पैरामीटर्स हैं बच्चों, रिपीट कर रहा हूँ, रिस्पॉन्सिवनेस और एफिशिएंसी। जब आपके 7-Eleven की बात है, 7-Eleven का जो कम्पेटिटिव स्ट्रेटजी वो क्या है, वो बच्चों यूनिकनेस है, डिफरेंशिएशन है। और जब भी हम ये वर्ड यूज़ करेंगे यूनिकनेस, डिफरेंशिएशन, क्वालिटी, इट्स मीन इट्स डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क शुड बी वेरी रिस्पॉन्सिव। ऑन द अदर साइड अगर वॉलमार्ट की बात करें तो वॉलमार्ट का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क किस किस्म का हो सकता है? इसलिए हम मैन्युफैक्चरिंग कह सकते हैं कि सर उनकी एक अलग किस्म की है कि अगर आपको प्रोडक्ट नहीं पसंद आई है तो आप वापस दे सकते हैं। ठीक है जी शहरयार जवेद चौधरी सामने एक आंसर, एनी अदर आंसर? वॉलमार्ट का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कैसा होगा, उसके अंदर क्या एट्रीब्यूट होना चाहिए? तो बच्चों क्योंकि 7-Eleven को हमने इतना डिस्कस किया, बोथ कंपनीज और वर्ल्ड रिनाउंड कंपनीज, और 7-Eleven की स्ट्रेटजी शुड बी हाई रिस्पॉन्सिव विद द रीजनेबल कॉस्ट। और ऑन द अदर साइड व्हेनेवर वी यूज द वर्ड 7-Eleven, द एट्रीब्यूट ऑफ 7-Eleven सप्लाई चेन इज कॉस्ट इफेक्टिव, कॉस्ट लीडरशिप विद द लार्ज पॉसिबल वैरायटी। ठीक है जी, जब हम वॉलमार्ट की बात करेंगे तो वॉलमार्ट हमें क्या देता है, ये कॉस्ट, लो कॉस्ट देता है। सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द मार्केट ऑफ अ वॉलमार्ट एंड द 7-Eleven जापान। तो वॉलमार्ट हमारे पास किन चीज़ों को टेस्ट करता है जी, और उसकी मार्केट स्ट्रेटजी क्या है, हम कहते हैं लो कॉस्ट। ठीक है जी, और अगर आप लो कॉस्ट हैं तो यू शुड बी वेरी वेरी एफिशिएंट। तो लो कॉस्ट, अभी दो पैरामीटर आपने पढ़ चुके हैं ना चैप्टर नंबर 2 के अंदर।
तो आपने रिस्पॉन्सिवनेस और एफिशिएंसी को डिस्कस किया। तो वेन एवर वी यूज़ अ वर्ड लो कॉस्ट मीन वी शुड बी वेरी एफिशिएंट, और वेन एवर वी यूज़ अ वर्ड हाई रिस्पॉन्सिव, ठीक है, जब हाई रिस्पॉन्सिव हम यूज़ करते हैं ये वर्ड मीन वी आर गोइंग टू कम्पीट ऑन द बेसिस ऑफ यूनिकनेस, डिफ्रेंसिएशन एंड द क्वालिटी। अच्छा, ये बात क्लियर होगी जी। तो अब आपके चैप्टर नंबर 4 तक जब भी कोई नाम लूँ तो आपके जेहन में फ़ौरन पॉसिबल स्ट्रेटजी आना चाहिए। लेट्स से अगर मैं एक और नाम लूँ तो मुझे कौन बताएगा कि पॉसिबल मार्केटिंग स्ट्रेटजी ऑफ ज़ारा। हाँ जी, ज़ारा की पॉसिबल मार्केटिंग। आपने असाइनमेंट की है बच्चों, मैं ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ, जो ऑलरेडी आपने असाइनमेंट की है उसी से रेलिवेंट है कि ज़ारा की पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की स्ट्रेटजी क्या हो सकती है। Highly responsiveness, sir. I think so. They didn't compromise on their quality. एक्सीलेंट एक्सीलेंट बेटा जी, राइट आंसर है। देखिए असाइनमेंट का या रीकैप का ऑब्जेक्टिव Yes, यही sir. होता है कि जब भी हम कोई ब्रांड का नाम लें, ये चैप्टर 1 की बातें हो रही है, अगर आपने असाइनमेंट खुद पढ़ के समझ के बेटा की है तो वही हेल्पफुल होगी फॉर अंडरस्टैंडिंग चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 एंड राइट नाउ वी आर एट चैप्टर नंबर 4। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में बातें होगी ताकि जेहन में कोई इमेज है। आप लोकल एग्जांपल भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप 7-Eleven वॉलमार्ट की बात करें। लेट्स से आप लोकल आप हाइपर स्टार की बात कर सकते हैं, ठीक है जी, हम अल्फते की बात कर सकते हैं, हम रेनबो की बात कर सकते हैं, ठीक, कोई भी लोकल आप डिपार्टमेंटल स्टोर ले सकते हैं, आप मेट्रो की बात कर सकते हैं। तो लोकली भी हम बातें कर सकते हैं, कॉन्फेक्शनर्स की बातें की जा सकती हैं, गोरमे की, केक्स एंड बेक्स की, कई ऐसी बातें जिधर आप फेमिलियर हैं, किसी बैंक्स की सेक्टर की बात भी कर सकते हैं, तो आपने उसके मुताबिक अपना आंसर कर सकते हैं। अच्छा बच्चों, ये फर्स्ट जो आपके पास स्लाइड विजिबल है, स्लाइड नंबर 5, तो ये किस कॉन्टेक्स्ट में के मीन कस्टमर वैल्यू। मैंने कहा हु हैज़ द राइट टू डिफाइन द वैल्यू of a customer? Only customer has the right to define values. According to customer, here is the list of possible values. तो पहला in a context of a distribution, तो पहला एलिमेंट क्या, रिस्पॉन्स टाइम। तो बच्चों कौन एक्सप्लेन करेगा व्हाट डज मीन रिस्पॉन्स टाइम? रिस्पॉन्स टाइम होता है क्या? हाँ जी बच्चों प्लीज, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। ये तो लेब है। देखिए आप, हम क्या कर रहे हैं, वी आर हम मूव कर रहे हैं प्रोडक्ट को, ठीक है, फ्रॉम सप्लायर स्टेज टू एंड यूजर एंड कस्टमर, उस कॉन्टेक्स्ट में है, और मूव कर रही है अलॉन्ग द डिफरेंट स्टेजेस फ्रॉम सप्लायर टू मैन्युफैक्चरर, फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर, फ्रॉम होलसेलर टू रिटेलर एंड यूजर एंड कंज्यूमर। तब अब हम है रिस्पॉन्स टाइम। तो ये रिस्पॉन्स टाइम क्या, कौन एक्सप्लेन करेगा? So what is the response time? सर इसमें ये बताया कि बेसिकली आपने अपने कस्टमर्स को जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं या उनके कैसे आपने सॉल्यूशंस देने हैं विद इन द टाइम। ठीक है, राइट आंसर है। एनी अदर? बच्चों ये देखें वंस अगेन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। तो जब रिस्पॉन्स टाइम है कि इसके मीनिंग क्या है? रिस्पॉन्स टाइम इज द अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक्स फ्रॉम कस्टमर टू रिसीव एन ऑर्डर। आप कस्टमर है, वो मे बी आपके पास रिटेलर हो सकता है, वो होलसेलर हो सकता है, वो मैन्युफैक्चरर हो सकता है, वो एंड यूज़र एंड कंज्यूमर हो सकता है। कि रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है कि हाउ लॉन्ग वी हैव टू वेट टू गेट द अटेंशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में हम यूज़ करेंगे। और मैंने जो कितना टाइम, मेरा लीड टाइम क्या, रिस्पॉन्स टाइम है, और एक टेक्निकल टर्म में हम लीड टाइम भी कह सकते हैं। मैंने ऑर्डर प्लेस किया और ऑर्डर रिसीव किया, तो टाइम बिटवीन दीज टू एलिमेंट्स, जो मैंने ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ, आप किसी होटल में जाते हैं और आपने ऑर्डर प्लेस किया और आपने ऑर्डर रिसीव किया, तो द टाइम बिटवीन दीज टू एक्टिविटीज़ इज़ नोन एज ए रिस्पॉन्स टाइम। एक ये भी है, ठीक है जी। और आप फ़ोन कॉल कर रहे हैं, हाउ लॉन्ग यू हैव टू वेट टू फॉर द रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है जी, वो भी आपके पास एक रिस्पॉन्स टाइम में हमारे पास आ जाता है, हाउ लॉन्ग वी हैव टू वेट। और नेक्स्ट हमारे पास हाउ लॉन्ग वी हैव टू वेट टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम। ये दोनों मल्टीपल इसके एक्सप्लेनेशन हो सकती है रिस्पॉन्स टाइम। बच्चों बात क्लियर होगी जी? ये डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन में राइट हमारे पास मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या है, द टाइम बिटवीन प्लेसिंग एंड रिसीविंग एन ऑर्डर। उसके बाद है प्रोडक्ट वैरायटी।
व्हाट इज दिस? सर ये मॉडल्स ऑफ द प्रोडक्ट हैं जिसमें लाइक हम लोग इस पे प्रोडक्ट की क्वालिटी पे फोकस करते हैं। राइट आंसर है, वेल डन, एक्सीलेंट। एनी अदर वे? But when we use the word variety, mean option for a customer, for a user, for a consumer. Let's say अगर मैं सर सिंपल जब आप एक से ज्यादा कोई प्रोडक्ट में चीजें दे रहे हो कस्टमर को, डिफरेंट वैरायटीज हो, डिफरेंट रेंज ऑफ वैरायटीज। एक्सीलेंट, राइट आंसर है जी। मैं एक सिंपल एग्जांपल आपको कोट करूँ, आप मुझे लाजमी एक एग्जांपल उसके रिस्पॉन्स में कोट कीजिए, जैसे अब्दुल मकीत ने भी किया। सपोज आप बेकरी में जाते हो, आप डिमांड करते हो ब्रेड चाहिए, तो सेल पर्सन क्या करेगा? सर व्हाट काइंड ऑफ अ ब्रेड? वी हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ ब्रेड, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, तो विच ब्रेड इज रिक्वायर्ड? ठीक है जी, ये आपके पास पॉसिबल वैरायटी ऑफ अ ब्रेड आ गई, ये प्रोडक्ट वैरायटी आ गई। इसी तरह रिस्पॉन्स में यू मे अप्लाई ऑन द सेल फोन, यू मे अप्लाई ऑन द लैपटॉप, यू मे अप्लाई ऑन द एनीथिंग, वेयर एवर यू वांट टू अप्लाई। ये ऑप्शन है, ठीक है, कि हम कस्टमर को ऑप्शन दे रहे हैं फ्रॉम 1 to मे बी 3, 4, 5। उसके बाद ये प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी, इसको कौन एक्सप्लेन करेगा? व्हाट डज मीन प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी? सर प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी होता है कि जब कस्टमर डिमांड करे प्रोडक्ट की तो वो प्रोडक्ट उस टाइम अवेलेबल हो। इसमें हम एग्जांपल ओमोर की ले सकते हैं, जैसे ओमोर ने जब एडवर्टाइजमेंट तो कर दी सक्सेसफुली, लेकिन जब कस्टमर एडवर्टाइजिंग देके शॉप पे गया तो उनकी प्रोडक्ट अवेलेबल ही नहीं थी। एक्सीलेंट। तो ये बड़ा एक अब नीचे वाला उसी से रेलिवेंट है जो कस्टमर एक्सपीरियंस की बात की, अभी जो हीरा ने बात की। तो वेन एवर वी प्लेस एन ऑर्डर, हाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू मीटिंग द कस्टमर ऑर्डर, दैट इज नोन एज ए प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी। क्या चांसेस है कस्टमर ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं और हम उसकी ऑर्डर को फुलफिल कर सकते हैं, तो ये प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी। उसके बाद है जी कस्टमर एक्सपीरियंस। अब हम सब का एक्सपीरियंस है यार, ये कस्टमर एक्सपीरियंस क्या होता है? अब किस सर आफ्टर कॉन्टेक्स्ट, यूजिंग द एनी प्रोडक्ट। ठीक है जी, आफ्टर यूज। अब ये जो हम किस कॉन्टेक्स्ट में बातें कर रहे हैं बच्चों, ये कॉन्टेक्स्ट हमेशा ध्यान में रखना है कि वी आर डिस्कसिंग दीज एट्रीब्यूट्स इन अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ आवर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आवर प्रोडक्ट। हाँ जी, अभी शमसा ने बात की, बताइए। और बाकी लोग भी, इतनी क्लास है यार, साथ कुछ अपने अपनी इनपुट दें बेटा। अच्छा जी, चलो अगर मैंने ही रोज़े में बोलना तो मैं एक बात कर लेता हूँ। कस्टमर एक्सपीरियंस मीन द ईज विद विच कस्टमर कैन प्लेस एंड रिसीव एन ऑर्डर, दैट इज नोन एज ए कस्टमर एक्सपीरियंस। how easily the customer can place and receive an order, that is known as a customer experience। और इसी के बेसिस पर हम उसको कहते हैं वर्ड ऑफ माउथ है। अगर उसका वाव एक्सपीरियंस है, गुड एक्सपीरियंस है, नाइस एक्सपीरियंस है, और इधर बैड एक्सपीरियंस है, पुअर एक्सपीरियंस है, देयर कुड बी अ डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस। और अगर आप बिजनेस में रहना चाहते हैं तो आपका टारगेट क्या है? कस्टमर शुड ऑलवेज हैज़ अ गुड एक्सपीरियंस फॉर द सेक ऑफ अ वर्ड ऑफ माउथ। उसके बाद है कि टाइम टू मार्केट, थर्ड लास्ट। टाइम टू मार्केट। सर ये है कि एक प्रोडक्ट को डिजाइन और मैन्युफैक्चर करने में जो टाइम लगता है बिफोर अवेलेबल टू बाय इन द मार्केट, ये सर शायद होगा टाइम टू मार्केट। ठीक है जी, आपने राइट गैस किया जी अब्दुल मुकीद साहब। अब बाकी लोग भी गैस करें बेटा जी। अल्लाह ताला ने आपको इतना प्यारा माइंड दिया है, तो आपने इनपुट मेरे साथ शेयर करें रेस्ट ऑफ द क्लास के साथ। और एक चीज़ की गारंटी देता हूँ, आपका नॉलेज कम नहीं होगा। पर इसमें एक ये भी चीज आ सकती है कि जब मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट की जब राइट डिमांड है तो उसी टाइम इसको मार्केट में लेके जाया जाए, ना कि उससे पहले। ठीक है जी, राइट। हाँ जी, एनी थर्ड आंसर? बेटा खामोशी इबादत है, माना है यार, लेकिन जहाँ पार्टिसिपेट करना वो भी इबादत ही है।
तो राइट आंसर है। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऐड करती हूँ इसमें, जब हम कहते हैं टाइम टू मार्केट तो हम कहते हैं इज द टाइम इट टेक्स टू ब्रिंग एनी न्यू प्रोडक्ट टू मार्केट। टाइम टू मार्केट एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के लिए भी हो सकते हैं और जनरली वी यूज दिस टर्म फॉर एनी न्यू प्रोडक्ट। हाउ इजीली वी इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट टू द मार्केट, हाउ लॉन्ग वी टेक अ टाइम टू इंट्रोड्यूस एनी न्यू प्रोडक्ट टू द मार्केट। तो ये आपके पास टाइम टू मार्केट है, कितना टाइम लगता है कि हम उसको प्रोड्यूस करते हैं फिर मार्केट को सप्लाई करते हैं। उसके बाद सेकंड लास्ट मेरे पास है बच्चों ऑर्डर विजिबिलिटी। व्हाट इज दिस? ये क्या चीज़ होती है ऑर्डर विजिबिलिटी? सर ये कह सकते हैं सर द एबिलिटी टू ट्रैक एंड ऑर्डर शिपिंग प्रोसेस। जैसे अब जो होता है सर हम ट्रैक करते हैं, जो ऑर्डर देते हैं अपना, हमें पता है कि हमारा ऑर्डर कब तक आ रहा है, कहाँ पे है। ठीक है जी फैसल शफीक साहब, राइट आंसर है बेटा जी। और किसी का कोई एक्सपीरियंस हो सर? दिस इज माय एक्सपीरियंस, मे बी गुड एक्सपीरियंस और द बैड एक्सपीरियंस ऑर्डर विजिबिलिटी का। जस्ट ड्यू टू आईटी लास्ट चैप्टर 3 में पढ़ चुके हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। सो दिस टेक्नोलॉजी makes it possible we can easily track the order, mean order visibility. उसके बाद लास्ट वन हमारे पास है रिटर्नेबिलिटी। व्हाट डज मीन रिटर्नेबिलिटी? क्या चीज़ होती है? सर रिटर्नेबिलिटी में यानी कि प्रोडक्ट अगर आप जिससे कोई सेटिस्फाइड नहीं है या कोई बाय एनी डिफॉल्ट आप उसको वापस कर सकते हैं, उसमें आ सकता है। एक्सीलेंट शमसा बेटा, सही आंसर है, एब्सोल्युटली राइट आंसर है। और इट इज़ आल्सो नोन एज, इफ यू हैव अ कॉपी पेंसिल यू मे नोट डाउन रिवर्स लॉजिस्टिक। रिवर्स लॉजिस्टिक एक होता है हम यूज़ करते हैं लॉजिस्टिक, वी मूव अ प्रोडक्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑफ अ सप्लाई चेन, और whenever we use whenever we move a product in upward direction, that direction is known as a reverse logistic or returnability. In case of a dissatisfaction, ठीक है जी, अगर आप कस्टमर डिससेटिस्फाइड है और वो सेटिस्फाई नहीं विद द परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस, it should has the option to reverse, to return the product to the producer or the manufacturer. तो ये चीज़ होती है रिटर्नेबिलिटी, और ये ऑप्शन होती है। कई कितने लोगों का कभी एक्सपीरियंस है रिटर्नेबिलिटी का? पर आप कोई चीज़ बाय नहीं करते बेटा जी, तो जो भी आदमी बाय करता है ना कभी उसका एक्सपीरियंस होता है टू रिटर्न अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट और सर्विस इफ वी आर नॉट सेटिस्फाइड। तो बच्चों ये जो पहला सेट था, तो अभी जो हमने बातें की किस कॉन्टेक्स्ट में बातें की, कौन बताएगा? रिस्पांस टाइम से लेकर रिटर्नेबिलिटी। सर हम रिटर्नेबिलिटी में एग्जांपल दे सकते हैं कि कोल्ड ड्रिंक की, किसकी दे सकते हैं? कोल्ड ड्रिंक बॉटल्स जो होती हैं शीशे की, उसकी रीयूज के लिए हम उनको रिटर्न करते हैं। हाँ ये भी है, एक्सीलेंट बेटा। और उसके हाँ बिल्कुल राइट आंसर है, ये भी रिटर्नेबिलिटी में आ जाता है। ठीक है, ये दोनों एंड है। ये जो ग्लास बोतल है उसको रीयूज़ करने के लिए राइट आंसर है फैसल साहब, वेल डन, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। अभी अच्छा जी, अब मैं बात कर रहा था कि रिस्पांस टाइम से लेकर रिटर्नेबिलिटी तक ये जो सारे के सारे एट्रीब्यूट्स हैं किस कॉन्टेक्स्ट में हमने स्टडी किए हैं, ताकि इस डिस्कशन को कंक्लूड करके हम आगे मूव करें। सर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में हमने कॉन्टेक्स्ट में ये सारा किया कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो सकती है और इसके क्या क्या वो है फीचर्स। सर सप्लायर और कस्टमर के एंड से जो है। ठीक है जी, अभी जो हमने बात की थी कि हाउ कैन वी मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, तो बच्चों हाउ मेनी पैरामीटर्स वी हैव डिस्कस्ड in a previous slides. So there are two kind of parameters. Number one, customer value. Number two, cost of providing these values to customer. तो अभी जो ये जो चंक है ना, ये जो लॉट हम पढ़ रहे हैं, ये इसको बोलते हैं कस्टमर वैल्यूज। ये कस्टमर डिफाइन किए इन अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन।
नेटवर्क, हम डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की जो परफॉर्मेंस है ना, उसके जो हमने मेन उसके डायमेंशन या बैरोमीटर हमने डिफाइन किए थे। नंबर 1 कस्टमर वैल्यू। तो ये वो कंपोनेंट्स हैं जो आपको विजिबल है स्लाइड 5 पर। दीज आर नोन एज ए कस्टमर वैल्यूज। नंबर 1 कस्टमर इनको वेटेज दे रहा है, रिस्पांस टाइम। टॉप ऑफ द लिस्ट क्या है? रिस्पांस टाइम। तो हमने डिस्ट्रीब्यूशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है कि हाउ इजीली वी कैन प्लेस एंड रिसीव एन ऑर्डर। ये जो टाइम हमारे पास कंज्यूम हो रहा है, कितना टाइम कंज्यूम हो रहा है ऑर्डर प्लेस करने में और ऑर्डर रिसीव करने में, हाउ लॉन्ग, हाउ इट टेक्स वी हैव टू वेट फॉर एन ऑर्डर, जो हमने उसको ऑर्डर प्लेस किया है। तो ये रिस्पांस टाइम। इसी तरह रिटर्नेबिलिटी इन केस ऑफ इफ वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद द परफॉर्मेंस, नंबर 1। और नंबर 2 अभी जो फैसले बात की इन केस ऑफ जो रेगुलर सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल्स हैं, ठीक है, जो उनका कैन है वो कैन की फॉर्म में, जो ग्लास की फॉर्म में, सॉरी नॉट कैन की फॉर्म में, ये जो ग्लास बॉटल हम रिटर्न कर रहे हैं फॉर द रीफिल, तो रिटर्नेबिलिटी उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी रिटर्नेबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में आ जाता है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट, व्हाट डज मीन कॉस्ट। कॉस्ट कैसे मेजर करेंगे? तो कमिंग स्लाइड नंबर 6 के अंदर ये बच्चों ये कॉस्ट है of distribution of supplying a product from supplier to end user। ये ऑलरेडी बच्चे हम डिस्कस कर चुके हैं इन डिटेल इन चैप्टर नंबर 3। इन्वेंटरीज को हमने डिस्कस किया, ट्रांसपोर्टेशन को हमने डिस्कस किया, हमने फैसिलिटीज़ की बात की, हमने इंफॉर्मेशन की बात की। ये जो सेकंड हमारे पास जो ग्रुप है, या हमारे पास से कॉस्ट ऑफ मीटिंग दी वैल्यूज ऑफ अ कस्टमर। टॉप ऑफ द लिस्ट हमारे पास इन्वेंटरीज है, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन है, उसके बाद फैसिलिटीज़ है, लास्ट और फोर्थ हमारे पास है इंफॉर्मेशन। तो बच्चों वंस अगेन, व्हाट आर द पैरामीटर ऑफ मेजरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क? कौन शेयर करेगा मेरे साथ? कौन कौन से हैं? नंबर 1 वैल्यू ऑफ अ कस्टमर, और नंबर 2 देयर कॉस्ट। वंस अगेन सबसे पहले क्या है? वैल्यू, और दूसरी है कॉस्ट। लो बच्चों अब हम देखें कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ फैसिलिटीज़ एंड द रिस्पांस टाइम, वेदर देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन और द नेगेटिव रिलेशन। मैं स्लाइड नंबर 7 की बात कर रहा हूँ। हाँ जी जी स्टूडेंट्स, कौन एक्सप्लेन करेगा कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द नंबर ऑफ फैसिलिटीज़ एंड द रिस्पांस टाइम? हाँ जी, कौन एक्सप्लेन करेंगे? ये जो ग्राफ आपके पास है, हॉरिजेंटली आपको नजर आ रहा है रिस्पांस टाइम, और वर्टिकली नजर आपको आ रहा है नंबर ऑफ फैसिलिटीज। ईदर देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन और द नेगेटिव रिलेशन। सर नेगेटिव रिलेशन है, जितना ठीक है, वो फैसिलिटीज ज्यादा होंगी और उतना ही रिस्पांस टाइम मतलब के बढ़ जाएगा। रिस्पांस टाइम हमारा कम हो जाएगा। ठीक है जी, सो पहला राइट आंसर है। So there is a negative relation between these two variables, and the first variable is number of facilities and the second is the response time. More facilities mean less response time. Once again, more number of facilities mean less response time, and the less number of facilities mean more response time. ठीक है जी, so there is a negative or reverse relation between these two variables, and what are their names? जितनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ होगी बच्चों, उतना ही कम रिस्पॉन्स टाइम होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ बैंकिंग सेक्टर के लिए, तो हम देखें कि हमारे सराउंडिंग में नियर बाय विद इन अ फ्यू किलोमीटर्स हमें हर बैंक की एक ब्रांच नज़र आती है। तो इसके मीनिंग है मोर फैसिलिटीज़। अगर इफ देयर आर मोर नंबर ऑफ फैसिलिटीज़, इट्स मीन देयर इज़ अ लेस रिस्पॉन्स टाइम उसमें कंज्यूम हो रहा है। ठीक है जी, और इसी तरह आप गवर्नमेंट की एग्जांपल ले सकते हैं, आप केक्स एंड बेक्स की एग्जांपल ले सकते हैं, वी मेक मैनी अदर एग्जांपल। तो आप देखते हैं कि आफ्टर फ्यू किलोमीटर्स, सो देयर इज़ अनदर फैसिलिटी, अनदर ब्रांच ऑफ द सेम ब्रांड। तो मोर फैसिलिटी लेस रिस्पॉन्स टाइम, लेस नंबर ऑफ फैसिलिटी मीन मोर रिस्पॉन्स टाइम। ये बात बच्चों क्लियर होगी जी आपको? यस सर। ठीक है जी, अब आते हैं ये
इन्वेंट्री कॉस्ट और नंबर ऑफ फैसिलिटीज। सबसे पहले बताना है ये ग्राफ क्या रिवील क्या कर रहे हैं, व्हाट इज द नेचर ऑफ अ रिलेशन, पॉजिटिव और नेगेटिव। सर ये पॉजिटिव है। जी राइट आंसर है, और ये हमें अहमद फरहान ने बताया। राइट आंसर अहमद साहब, देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन। अब जरा अनम्यूट कर लें अहमद, आपके ना वो डिस्टोर्शन या इको जनरेट हो रही है। सो देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन द नंबर ऑफ फैसिलिटीज एंड द इन्वेंट्री कॉस्ट। मोर फैसिलिटीज मीन मोर कॉस्ट, लेस फैसिलिटी मीन लेस कॉस्ट। ठीक है जी, जितनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ आप इंक्रीज करते जाएंगे उतनी ज़्यादा आपकी इन्वेंट्री कॉस्ट इंक्रीज होती जाएगी। आप किसी की एग्जांपल, आप बैंकिंग सेक्टर की एग्जांपल ले लें, मोर ब्रांचेस मीन मोर कॉस्ट। ठीक है जी, और जितने भी आप इसके अप्लाई करना चाहें ऑन कॉन्फेक्शनर्स यानी बेकर्स पर, देन वंस अगेन द सेम केस, मोर फैसिलिटीज मीन मोर कॉस्ट। किसकी? इन्वेंट्री कॉस्ट की बात हो रही है। और उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारे पास अनदर स्लाइड है। सो मीन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड द नंबर ऑफ फैसिलिटीज। So what is the relation between these two variables, mean facilities and transportation cost? हाँ जी बच्चों, any answer? What is the nature of a relation? Positive, negative, negative or positive? हाँ जी बच्चों, जल्दी से आंसर देना। ये आपके पास जो रिलेशन फर्स्ट पार्ट ऑफ अ रिलेशन वो ये शो करता है, जस्ट लाइक अगर आपने हॉकी खेली हुई है तो हॉकी की तरह ये इसकी कर्व बन रही है, और ये शो करती है कि मोर नंबर ऑफ फैसिलिटीज़ मीन लेस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। आप फैसिलिटीज़ को इंक्रीज़ करते जा रहे हैं तो आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट डिक्रीज होती जा रही है, लेकिन अप टू स्पेसिफिक लिमिट, अप टू अ स्पेसिफिक नंबर। Whenever we achieve that number, after that transportation cost will again start increasing. ये देखिए ये हॉकी वाला जो शेप इसलिए बन रही है, पहले इंक्रीज हो रहा है, हम फैसिलिटी से बढ़ाते जा रहे हैं और टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होती जा रही है, लेकिन आफ्टर अचीविंग अ स्पेसिफिक नंबर, ठीक है, फिर इसकी वंस अगेन इसकी जो कर्व है मूविंग अपवर्ड डायरेक्शन, और इसका मतलब है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वो इंक्रीज हो रही है। हाँ जी बच्चों, कोई आपके ज़हन में क्वेश्चन है, यू आर वेलकम, अगर इस ग्राफ के मुताबिक है। अस्सलाम वालेकुम सर, अटेंडेंस लगा देंगे मेरी? बेटा लगाएंगे। सर ये दोबारा सर रिपीट कर दें। सर इस ग्राफ के बारे में जरा दोबारा बता दें। ठीक है जी, ये जो अभी लास्ट ग्राफ गुजरा जी सर, 9th वाले। ठीक है जी, मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। आप ज़रा कुछ लोग जो अभी लेट ज्वाइन किए, हाँ जी अपने नाम बोले ज़रा, कौन कौन है? सर मोहम्मद उसामा इजाज। सर एहसन अली। एक मिनट है जी, एहसन अली सबसे पहले आप नज़र आ गए, तो एहसन अली को मैंने प्रेजेंट मार्क कर दिया। उसके बाद है उसामा इजाज। यस तो सर। उसामा मैं आपको ढूंढता हूँ, अगर मुझे आप मिल गए, इधर है उसामा इजाज, आप मुझे मिल गए और मैंने प्रेजेंट मार्क कर दी है। थैंक यू सर। अच्छा जी, और इसके अलावा और तो कोई नहीं है? अच्छा, ये आप मूव करते हैं हम उस ग्राफ की तरफ जो ग्राफ आपको नज़र आ रहा था। तो कौन इस पॉइंट, मैंने अभी क्या है कि पहले केस में अगर आप फैसिलिटीज़ को इंक्रीज़ करते जा रहे हैं तो पहला जो स्टेज है उसमें आपकी कॉस्ट क्या होगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होती जाएगी, लेकिन अप टू अ स्पेसिफिक नंबर, वो नंबर कुछ भी होता है, इट हैज़ अ वेरिएशन फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। तो उसके बाद क्या होती है, वंस अगेन जो आपकी कॉस्ट है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी।
सपोज हम देखते हैं कि हमारी जो नंबर ऑफ फैसिलिटीज़ हमने इंक्रीज़ किया तो उससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमारे क्यों कम हुई। लेट्स से अगर आपकी सर हाँ जी सर आपने मुझे एब्सेंट मार्क किया हुआ सर। इसको कौन बात कर रहा है? फैसल शफीक। फैसल शफीक मैंने आपको एब्सेंट मार्क किया? तो यस आपने सर। बेटा मैं रीचेक कर लेता हूँ जी फैसल शफीक साहब। यस सर। हाँ जी बेटा मैंने कई दफ़ा नाम तो बोला, हर बंदे का दो दो दफ़ा नाम बेटा बोलता हूँ। तो फैसल शफीक साहब मैंने आपको प्रेजेंट कर दिया, ठीक है। सर वो मेरा ना इंटरनेट का इशू आ रहा है ना, मैं बार बार मेरी ड्रॉप हो रही है कॉल। ठीक, इसलिए कोई ना कोई इशू आ रहा था। ये तो बेटा हम काफ़ी टाइम ले रहे हैं। मैं एक और मेथड सीख रहा हूँ हाउ टू स्प्लिट द स्क्रीन, ताकि वो उसको आसान किया जा सके। अच्छा ये वापस आते हैं इस पॉइंट की तरफ बच्चों, वन से कि उसको ध्यान से सुनना है कि एज वी इंक्रीज नंबर ऑफ फैसिलिटी, ठीक है जी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट विल आल्सो डिक्रीजेज। लेट्स से हमारे पास लाहौर के अंदर एक फैसिलिटी है, दराज की एग्जांपल ले लें, तो इस केस में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दराज पूरे पाकिस्तान को, अगर अभी पंजाब की बात ले लें, पूरे पंजाब को अगर हम लाहौर से सप्लाई दे रहे हैं तो इसकी जो ट्रांसपोर्टेशन है या लॉजिस्टिकल कॉस्ट है वो इंक्रीज़ होगी, क्योंकि मुल्तान से प्रोडक्ट मूव कर रही है रावलपिंडी, मुल्तान से मूव कर रही है रहीम यार खां या टीजी खां, या आप देखिए डिस्टेंस बिटवीन द लाहौर एंड द रावलपिंडी, द डिस्टेंस बिटवीन द लाहौर एंड द रहीम यार खां या टीजी खां। तो लेकिन अगर हम इंक्रीज़ करते जा रहे हैं नंबर ऑफ़ फैसिलिटीज़ एट अ डिफरेंट पॉइंट, तो इससे हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फर्स्ट स्टेप में डिक्रीज़ होगी, ठीक है जी। और लेकिन अगर हम उस स्टेप को आगे फर्दर मूव करते हैं, लेट्स से वी हैव मैनी मैनी branches, many facilities, in that case once again transportation costs will again start, लेकिन अप टू अ स्पेसिफिक लिमिट। अगर हम वो लिमिट रखते हैं वो हमें ट्रेड ऑफ मैनेज करेंगे कि किसके बाद हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो इंक्रीज़ होना शुरू होगी, उससे हमें नंबर ऑफ़ फैसिलिटीज़ इंक्रीज़ नहीं करनी चाहिए, हमें वही नंबर है। वंस अगेन इट हैज़ अ वेरिएशन, देयर इज़ नो थंब रूल टू से what could be that number, maybe 10, maybe 20, maybe 30, maybe 40, once again depends upon their distribution network, ठीक है जी, उसकी बेस पर बात करेंगे। तो वो टारगेट वही हमें इस चैप्टर में भी हमारा स्कोप है। अब आती है उसके बाद बच्चों नंबर ऑफ फैसिलिटीज एंड द फैसिलिटी कॉस्ट। स्लाइड नंबर मैं 10 की बात कर रहा हूँ कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द फैसिलिटी कॉस्ट एंड द नंबर ऑफ फैसिलिटीज। हाँ जी, सर ये ग्राफ क्या तो है? पॉजिटिव है, पॉजिटिव शो कर रहा सर। हाँ जी बिल्कुल जी, अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ बताएंगे राइट आंसर है सर जी। ये ग्राफ के हिसाब से ये ग्रेजुअली इंक्रीज कर रही है। देखो पहले देखें वेरिएबल क्या, नंबर ऑफ फैसिलिटीज एंड देयर कॉस्ट, ये तो अंडरस्टूड है कि एज वी इंक्रीज द नंबर ऑफ फैसिलिटी देयर कॉस्ट शुड बी इंक्रीज। ये तो लेमैन भी है, अगर आपके ज़्यादा फैसिलिटीज़ इंक्रीज हो रही हैं तो उनकी कॉस्ट वो भी क्या होगी, वो भी इंक्रीज होती जाएगी। ये एक थंब रूल है, ठीक है। तो जो हम इंक्रीज करते रहेंगे नंबर ऑफ फैसिलिटीज़ एंड देयर कॉस्ट शुड बी इंक्रीजेस। और यहाँ पर आज का लेक्चर हम एंड करते हैं। तो ये हमारे पास टोटल लॉजिस्टिक कॉस्ट है, नंबर ऑफ फैसिलिटीज़ है, रिस्पांस टाइम है। तो ये हमारे पास ये जो पहला हमारे पास जो लाइन है, एक हमारे पास डॉटेड लाइन है वो रिस्पांस टाइम है, और दूसरी हमारे पास जो सॉलिड लाइन है वो टोटल लॉजिस्टिक कॉस्ट है। और लॉजिस्टिक कॉस्ट मीन इंक्लूडिंग ऑल काइंड ऑफ कॉस्ट, उसमें वेयर हाउस भी आ जाते हैं, उसमें ट्रांसपोर्ट भी आ सकती है, और उसमें बाकी एलिमेंट्स भी आ जाते हैं। अगर हम नंबर ऑफ फैसिलिटीज़ इंक्रीज़ कर रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि फर्स्ट जो स्टेप के अंदर हमारे लॉजिस्टिकल कॉस्ट है वो भी आस्ता आस्ता क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है वंस अगेन एज वी इंक्रीज द नंबर ऑफ फैसिलिटीज़, ठीक है जी। और उसके साथ साथ हमारे पास जो रिस्पॉन्स टाइम है वो भी हमारा इंक्रीज होता जा रहा है बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ फैसिलिटीज़। तो बच्चों यहाँ पर हम आज के लेक्चर को एंड करते हैं। तो कमिंग लेक्चर तक आपने क्या करना है, इस चैप्टर 4 को
स्लाइड नंबर ये कौन सी है, मैं छोड़ 11 तक आपने इसको रिवाइज करना है, रीविजिट करना है, और उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फॉर्मली स्टार्ट करेंगे कि व्हाट इज़ अ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, हमारे पास क्या है। हमने इसके लिए प्री रेक्विजिट्स थी वो एलिमेंट डिस्कस कर लिए कि पॉसिबल जो फैक्टर्स थे दैट में अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हमने डिस्कस किए हैं। ठीक है बच्चों, ओके जी, अल्लाह हाफिज़, हैव अ नाइस टाइम जी। कोई आपके ज़हन में क्वेश्चन है, एक बार करता हूँ।